हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी टफ आता है। बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ के भी जाते हैं ना, मतलब पूरा टॉपिक कवर करके भी जाते हैं, तो भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ आता है। पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे ट्रिक लगाकर। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक को ध्यान से देखना कि क्या ट्रिक लगेगा। तो जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग तुमको पता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर अपना कोई रिएक्शन है, यहाँ पर अगर रिएक्टेंट ए से अपना यहाँ पर प्रोडक्ट बी मिल रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट ए से अपना प्रोडक्ट बी मिल रहा है, तो रिएक्टेंट ए में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, मतलब रिएक्टेंट ए में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट बी में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट ए में क्या कहते हैं, अगर 10 एटम्स हैं तो रिएक्टेंट बी में 20 एटम्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर रिएक्टेंट में टोटल 4 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन एटम्स ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 8 कार्बन एटम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन एटम्स ही होगा, 8 कार्बन एटम्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कौन सा रिएक्शन दे रखा है? यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है कि अपना को एक रिएक्टेंट ए है। ठीक है, उसको जब क्या कहते हैं NaOH और H3O प्लस के साथ ट्रीट करते हो तो अपना यहाँ पर प्रोडक्ट बी बनता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर बी को जब तुम क्या कहते हैं E2H के साथ और H2SO4 के साथ हीट करते हो तो अपना यहाँ पर प्रोडक्ट सी बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट सी बनता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रिएक्टेंट ए में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट बी में भी होगा, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट सी में भी होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर रिएक्टेंट ए में 4 कार्बन एटम्स हुआ तो रिएक्टेंट बी में भी 4 कार्बन एटम्स होगा, रिएक्टेंट सी में भी 4 कार्बन एटम्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट ए में 4 कार्बन एटम्स है तो रिएक्टेंट बी में 6 कार्बन एटम्स हो जाएगा और रिएक्टेंट सी में 8 कार्बन एटम्स होगा। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3 और ये ऑप्शन नंबर 4। अगर तुम चारों ऑप्शन को तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम देखोगे कि अपना ऑप्शन नंबर 1 में जो ए रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट ए है उसमें कितना कार्बन एटम्स है? उसमें टोटल 7 कार्बन एटम्स है। 6 तो क्या कहते हैं अपना क्या है, 6 कार्बन एटम्स इस रिंग में है और 1 कार्बन एटम्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो टोटल 7 कार्बन एटम्स है। ठीक है, टोटल 7 कार्बन एटम्स है। तो रिएक्टेंट ए में टोटल 7 कार्बन एटम्स है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं यहाँ जो प्रोडक्ट बी बना उसमें भी 7 कार्बन एटम्स है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट सी बना इसमें भी क्या कहते हैं टोटल 7 कार्बन एटम्स है। तो ऑप्शन ए तो उस बेसिस पर आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में भी टोटल 7 कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट ए में, फिर प्रोडक्ट बी में 7 कार्बन एटम्स है और प्रोडक्ट सी में भी 7 कार्बन एटम्स है। तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में रिएक्टेंट में तो 7 कार्बन एटम्स है, पर जो अपना यहाँ प्रोडक्ट बी है उसमें 7 से अधिक कार्बन एटम्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रिंग है, यहाँ पर भी रिंग है, यहाँ पर टोटल 2 रिंग है, तो उस बेसिस पर क्या होगा, क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट भी है उसमें 7 से अधिक कार्बन एटम्स है और जो प्रोडक्ट सी है इसमें भी 7 से अधिक कार्बन एटम्स है। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट ए में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट बी में होगा और उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट सी में होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन 3 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। ठीक है, अब सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4 को अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 4 में तुम देखोगे तो रिएक्टेंट ए में कितना कार्बन एटम्स है, 7 कार्बन एटम्स है ना, 7 कार्बन एटम्स है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं रिएक्टेंट क्या कहते हैं बी में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, रिएक्टेंट बी में मतलब प्रोडक्ट बी में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, प्रोडक्ट बी में भी 7 कार्बन एटम्स है और प्रोडक्ट सी में भी 7 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपना यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 में मतलब 4 में से टोटल 3 क्या कहते हैं 4 में से टोटल एक ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्योंकि रिएक्टेंट ए में टोटल 7 कार्बन एटम्स है पर प्रोडक्ट बी में और प्रोडक्ट सी में जो है वो 7 से अधिक कार्बन एटम्स है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अपोज में है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा ऑप्शन नंबर 3, तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट कर देंगे। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4। इसमें से कुछ और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तुम देखोगे कि अपना
तो यहाँ पर देखोगे कि रिएक्टेंट साइड जो यहाँ पर रिएक्टेंट ए है उसके पास अगर एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है NaOH के साथ ट्रीट करें, यहाँ पर NaOH के साथ ट्रीट करें तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, टोटल 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है क्योंकि रिएक्टेंट ए में अगर ऑक्सीजन एक है, अगर रिएक्टेंट ए में एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर NaOH का अगर एक ऑक्सीजन मिला दें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या कहते हैं किसमें, 2 ऑक्सीजन होना चाहिए प्रोडक्ट बी में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट बी में, ठीक है, 2 क्या कहते हैं 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट बी में। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में रिएक्टेंट ए में कोई भी ऑक्सीजन है ही नहीं, बस यहाँ पर जो NaOH का एक ऑक्सीजन है, जो NaOH का एक ऑक्सीजन है बस वही अवेलेबल है, ठीक है, NaOH का जो एक ऑक्सीजन है वही अवेलेबल है। पर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट बी में कैसे आ गया, 2 ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि रिएक्टेंट ए में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, बस NaOH का एक ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। तो उस बेसिस पर क्या कहते हैं जो अपना प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है उसमें भी एक ऑक्सीजन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर बी में 2 ऑक्सीजन दे रखा है, तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर दोगे। अब केवल 2 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 4, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचता है। ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखो तो रिएक्टेंट ए में जो है अपना एक ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे NaOH का क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर NaOH का, यहाँ जो अपना NaOH है, यहाँ पर NaOH का जो है अपना क्या है एक ऑक्सीजन यहाँ पर NaOH का अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 ऑक्सीजन हो गया, तो उस बेसिस पर अपना प्रोडक्ट बी में 2 ऑक्सीजन हो सकता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दे रखा है, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में रिएक्टेंट में जो है कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट ए में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई ऑक्सीजन नहीं है तो जो प्रोडक्ट अपना बी बन रहा है उसमें क्या कहते हैं केवल एक ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि वो भी किसका हो सकता है, NaOH का एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बी में 2 ऑक्सीजन दे रखा है, तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 होने का चांसेस ज़्यादा है। अब अगर ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना हो तो किस ऑप्शन को गेस करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को गेस करेंगे। क्यों ऑप्शन नंबर 1 को गेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो अपना ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सिमिलर ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सिमिलर ऑप्शन है। कैसे, तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में जो है अपना जो प्रोडक्ट सी दे रखा है और ऑप्शन नंबर 1 में जो प्रोडक्ट सी दे रखा है और ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रोडक्ट सी दे रखा है वो दोनों सेम है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 1 में जो प्रोडक्ट बी दे रखा है और ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रोडक्ट बी दे रखा है वो भी सेम है। ऑप्शन नंबर 1 में जो रिएक्टेंट ए दे रखा है और क्या कहते हैं रिएक्टेंट, ऑप्शन नंबर 2 में जो रिएक्टेंट ए दे रखा है वो लगभग सिमिलर है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर CONH2 दे रखा है, यहाँ पर CONH2 दे रखा है और यहाँ पर CH2NH दे रखा है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। उस बेसिस पर अपना ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन अपन ने ऑप्शन नंबर 2 को पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1, उसी को गेस करोगे। हालांकि अपन ने पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 उसको पहले एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को तुम गेस कर सकते थे, लेकिन अगर अपने को ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को गेस करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सिमिलर ऑप्शन था, तो ऑप्शन 2 को तो पहले एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन 1 को यहाँ पर गेस कर देंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम 4 ऑप्शन में से ब्लाइंड गेस करते तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पर हमने क्या किया, तो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, तब गेस करो तो ज़्यादा चांसेस है करेक्ट होने का। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।